नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो कह सकते हैं, लेक्चर कह सकते हैं, इंटरेक्शन कह सकते हैं और मज़ेदार टॉक कह सकते हैं। सो टुडे आई एम हेयर विद स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम। आजकल हम स्पेक्ट्रम की दुनिया में घूम रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की दुनिया में, कलर्स, बैंड ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स। ये दुनिया कितनी रंगीन है, दुनिया में आए हैं तो रंगों से खेलना पड़ेगा। हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम। CSIR नेट का एग्ज़ाम जो है उसके सिलेबस में ये रहता है। BSc MSc स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे वो फिज़िक्स हैं चाहे वो केमिस्ट्री है, उन सभी स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये जो टॉपिक है, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी ये मिल जाता है और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी ये टॉपिक रहता है। ऑल्दो स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम की बात मैं क्वांटम मैकेनिक्स 2 के लेक्चर्स में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन आज हम इसकी और ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमें बात करनी थी कि स्पेक्ट्रम, हम बात करें कि भैया ये कैसी रेडिएशंस निकालता है, ये क्या करता है, पहले मुझे पता तो लगे वो है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट टॉक अबाउट हीलियम एटम। हमें पता है ये पेरियोडिक टेबल के 18th ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट बिलोंग्स टू नोबल गैस कैटेगरी। अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इसका मास रहता है 4.0026 AMU। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एटम। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो 0.18 ग्राम per centimeter cube. This is the density of a helium atom and ये जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा, this was atomic मास। एटॉमिक मास हो गया, डेंसिटी हो गई, और हमें ये पता है कि नोबल गैसेस के ग्रुप को ये बिलोंग करता है, एस ब्लॉक की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। और अगर इसके कन्फिग्रेशन की बात करें, हमें पता है कि इस एटम के अंदर क्या होता है, हर एक एटम के अंदर क्या होता है आपको पता है। अंदर क्या छुपा है अंदर छुपा है एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ है इलेक्ट्रॉन्स। इसके न्यूक्लियस के अंदर बेचारे 2 प्रोटॉन घुसे बैठे हैं, मीन्स देयर आर 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड देम इन अ डेफिनेट ऑर्बिट। तो ये जो बात रहती है वो किसकी रहती है, हीलियम की रहती है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको हम लिखते हैं 1s2। s ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यूजुअली गैसियस स्टेट में ये रहता है, लेकिन अगर आप इसको सॉलिडिफाई कर लें, इफ यू टॉक अबाउट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, 0.95 केल्विन इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हीलियम। आप कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट तो बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कोई बात ही नहीं करी। अगर सॉलिडिफाई हुआ है तो लिक्विफाई भी होगा। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 4.22 केल्विन। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम। एलिमेंट कह लीजिए, एटम कह लीजिए, गैस स्टेट में एग्जिस्ट होने वाला आप मटेरियल कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसकी जो रहती है बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो होती है दैट इज लोएस्ट अमंग ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब एलिमेंट्स में से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्या रहता है, कम रहता है। और अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं तो 1868 के अंदर इसकी डिस्कवरी जो है वो की गई थी। एंड हमें पता है कि ये जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट, नॉट मोस्ट अबंडेंट, वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने अभी सीरीज स्टार्ट नहीं की बट वी विल डेफिनेटली स्टार्ट इट। जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है एज कंपेयर टू इट्स नेबर्स, इसकी वैल्यू बहुत हाई रहती है। आप लोगों को पता है बाइंडिंग एनर्जी की कर्व कुछ इस तरीके से जिगजैग सी होती हुई फिर अपनी नॉर्मल कर्वेचर की तरफ बढ़ती चली जाती है। जो किंक्स रहती हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कर्व में, दोज किंक्स represent the exceptional stability of that particular element or that particular nuclide.
उस कर्व से हमें पता चल जाता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू या बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू फॉर द हीलियम न्यूक्लियस इज वेरी मच हाई एज कंपेयर टू नेबर। अब क्योंकि इसके अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो हमें पता है कि मैं डिस्कवरी की बात कर रही थी। सो इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड बाय येलो स्पेक्ट्रल लाइंस इन सनलाइट ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स इन 1868 एंड 1868 के अंदर एक सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण का जो समय था, उस समय पर मैं बात करूं कि जो जॉर्जस रॉयट थे, उनके दिमाग और उनके कंपेनियंस, उनके दिमाग में ये बात आई, उन्होंने दिमाग में क्या आई, उनकी आंखों ने जो देखा वो हम सब ने नहीं देखा, जो तेरी आंखों ने देखा वो मेरी आंखों ने नहीं देखा, हम उनको ये कह सकते हैं। सो उन्होंने जो सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम था उस टाइम सोलर एक्लिप्स के टाइम, वहाँ पर येलो लाइंस ऑब्जर्व की एंड वहाँ पर बात हो गई कि ये जो लाइंस हैं दीज आर बिकॉज ऑफ दिस अननोन एलिमेंट। उस एलिमेंट को हीलियम न्यूक्लियस कहा गया एंड इट्स फॉर्मल डिस्कवरी वाज मेड इन 1895। फॉर्मल डिस्कवरी मतलब लैब्स के अंदर या सब कुछ, वो सारा कुछ 1895 में हुआ, बट जो क्रेडिट है वो वहीं पर जाता है सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण को, कि सूर्य ग्रहण ने भी हमें कुछ दे दिया। सो बेसिकली दिस वाज द डिस्कवरी पॉइंट। और अगर मैं बात करूँ इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अगर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आप इसको ऑब्टेन करते हैं, सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसकी रहती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे हमारी कंडेंस्ड मैटर की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर वीडियो प्रेजेंट है, जिसमें बड़ी डिटेल के अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करी गई है कि किस तरीके से एटम्स कहाँ कहाँ पर अपनी जो पोजीशंस हैं वो ले लेते हैं बेचारे, और किस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहते हैं, बेसल प्लेन्स क्या होते हैं, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। सो हीलियम एटम भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की स्ट्रक्चर जो है वो लेता है। अब क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके एक सिंगल ऑर्बिट के अंदर है, दीज आर पेयर्ड, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिस मटेरियल में होते हैं वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। सो हीलियम इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी कथा सुना दी, लेकिन हमेशा मैम बात करती हैं कि एटमोलॉजिकल मीनिंग, कि कहाँ से आया भैया, डिस्कवरी तो बता दी, इसका नेम हीलियम क्यों रखा गया। सो बेसिकली ग्रीक लेटर हेलियोस से इसका नेम जो है हीलियम बना, एंड हेलियोस मीन्स ग्रीक गॉड ऑफ सन। जैसे हम सूर्य देवता बोलते हैं, प्रणाम सूर्य देवता ऐसे करते हैं, तो जो ग्रीक लोग हैं वो भी जो उनके गॉड रिलेटेड टू सन हैं, उनका नेम हेलियोस था और वहीं से हीलियम बना। अब गॉड का भला हीलियम के साथ क्या लिंक हो सकता है? तो देखिए, क्योंकि जिस तरीके से सन एंड जुपिटर जो है वो अबंडेंस में है इन आर प्लैनेटरी सिस्टम, सबसे बड़ा साइज है इनका मैटर, ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में हम कह सकते हैं कि सन एंड जुपिटर आर प्रेजेंट। सो एग्जैक्टली सेम कि जो हीलियम है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू इट्स नेबर एंड नॉर्मल ट्रेंड, तो इस वजह से इसका नेम हीलियम पड़ा। अब बात ये कि ये तो न्यूक्लियस की बात थी, हमें पता है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, दो चोर छुपे बैठे हैं, उन दो चोरों का नाम क्या है? प्रोटॉन्स। So those protons are bounded by nuclear forces which are the strongest forces in nature। और हमें पता है न्यूक्लियर फोर्सेस स्पिन डिपेंडेंट हैं, तो स्पिन की बात करनी बड़ी ज़रूरी हो जाती है। पैरेलल स्पिन रहती है पार्टिकल्स की तो अट्रैक्शन होती है, एंड एंटी पैरेलल स्पिन रहती है तो रिपल्शन होती है। और यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, कि जो स्पेक्ट्रम है हीलियम का दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की पैरेलल स्पिन, एंटी पैरेलल स्पिन, उसकी बात कर लेनी चाहिए, so let's do that। तो देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन, उनकी मूवमेंट, कहाँ घूम रहा है, कहाँ छुपा बैठा है, कहाँ चला जाता है इलेक्ट्रॉन, इन सारी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि हीलियम के अंदर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किन स्टेट्स में हो सकते हैं? अगर वो अपने एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हैं तो उनकी एंटी पैरेलल स्पिन रहती है, एंड हम उस स्टेट को सिंगलेट स्टेट बोलते हैं। सो इन केस ऑफ हीलियम, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक एंटी पैरेलल स्पिन के साथ प्रेजेंट हैं तो उसको सिंगलेट स्टेट बोला जाता है, और अगर पैरेलल स्पिन के साथ प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट।
तो दो टाइप की स्टेट्स हीलियम के अंदर बात करी जाएगी, सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट जो रहती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंटी पैरेलल स्पिन में रहेंगे और ट्रिपलेट स्टेट में पैरेलल स्पिन्स में रहेंगे। और हमें पता है पैरेलल स्पिन्स में एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, सो ये कंपैरेटिवली स्टेबल स्टेट रहती है एंड सिंगलेट ट्रिपलेट के कंपैरिजन में थोड़ी हायर एनर्जी ऑक्यूपाई करती है। और सिंगलेट स्टेट का नेम हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पैरा हीलियम, और ट्रिपलेट स्टेट को हम क्या नेम देंगे, ऑर्थो हीलियम। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर पैरा हीलियम, ऑर्थो हीलियम, इनका स्पेक्ट्रम, इनकी फाइन स्ट्रक्चर, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल। जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम बीएससी, एमएससी एंड एसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स इसको वीडियो को देख रहे हैं, उनको उस वीडियो को इस वीडियो के जस्ट बाद या पहले ज़रूर देखना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नीचे। सो देखिए ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट होते हैं, हमें पता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को n इज इक्वल टू कैप खोलने लगती हूँ तो क्या ही खुल जाता है, n इज इक्वल टू 1 स्टेट के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और हमें पता है L क्योंकि s ऑर्बिटल है तो L की वैल्यू 0 रहेगी और ms की वैल्यू हमें पता है इसके लिए क्या हो जाएगी, हाफ। For another electron, if it is n is equal to 1, L is equal to 0, तो ms हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस हाफ, अगर फर्स्ट स्टेट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो। एंड इफ वी नेग्लेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स देन एटम इज इक्विवेलेंट टू 2 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। क्योंकि देखिए हमें अभी तक क्या पता था, हमें सिर्फ बोहर्स थ्योरी आती थी, जो बोहर अंकल ने करके दे दिया हमें बस वही आता था, हमें और कुछ नहीं आता था। बोहर अंकल ने इतना बोर किया, हम फिर भी बोर नहीं हुए और हम उसी थ्योरी को बार बार रिपीट कर रहे हैं। बट वी नो दैट बोहर्स थ्योरी एडिकेटली एक्सप्लेन्ड ओनली स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स। नो डाउट हमने उस थ्योरी को उन फॉर्मूले को z की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया कि यहाँ पर आप z इज इक्वल टू 2 लिखिए, z इज इक्वल टू 3 लिखिए, z इज इक्वल टू 4 लिखिए और दूसरे एलिमेंट्स पर इसको इम्प्लीमेंट करते रहिए। बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो मैंने क्या कहा कि अगर हीलियम के अंदर प्रेजेंट होने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं है, दोनों भैया एक दूसरे से रूठे बैठे हैं, तो इसका मतलब वो इंडिविजुअली बिहेव करेंगे, एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअली तो मैं ये मान लूंगी कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है और मैं उनको इंडिविजुअली डिस्कस करके कंबाइन कर दूंगी। तो मुझे पता है कि एक ऐसा हीलियम एटम जिसके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 हाइड्रोजन लाइक एटम्स विद z इज इक्वल टू 2। ये मैं मान सकती हूँ। और मुझे पता है एनर्जी जो रहती है हाइड्रोजन की, हमने बोहर्स थ्योरी के अंदर इस वैल्यू को डिराइव किया था, दिस वैल्यू इज z²e4/m। अगर किसी स्टूडेंट को याद है z²e⁴m 32 पाई स्क्वायर, यहाँ पर h स्क्वायर रहता है या h कट स्क्वायर रहता है, h कट इज इक्वल टू h/2 पाई। तो आप लोगों को याद रखना है अगर h/2 पाई लिखेंगे तो वो फैक्टर इंक्लूड होगा पाई का ऊपर जाकर। सो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, ये हमें पता है एनर्जी किसकी रहती है, हाइड्रोजन की हम कैलकुलेट करते हैं और इस सारे फैक्टर को आप सॉल्व करते हैं तो -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ये एनर्जी चली जाती है। सो दिस इज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, 1 हाइड्रोजन लाइक एटम। इन केस ऑफ हीलियम, हीलियम के अगर मेरे पास मुझे पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही वैल्यू, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यही वैल्यू। सो आई कैन राइट एनर्जी ऑफ हीलियम जो कि हाइड्रोजन लाइक बिहेव कर रहा है, उसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 z²n1² -13.6 z²n2²। z की वैल्यू हमें पता है 2 ही रहेगी, एलिमेंट तो वही है ना। अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे दोनों ही ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट हैं, तो मुझे पता है n1 भी 1 रहेगा, n2 भी 1 रहेगा, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, एंड z इज इक्वल टू 2 रहेगा इन बोथ ऑफ द केसेस। तो यहाँ पर आप लोग -13.6 × 4 डिवाइडेड बाय 1 -13.6 × 4 डिवाइडेड बाय 1 एंड सॉल्व दिस फैक्टर टू गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इन ग्राउंड स्टेट एंड दैट कम्स आउट इक्वल टू -108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये हीलियम की वैल्यू आ गई एनर्जी की इन ग्राउंड स्टेट एंड एनर्जी ऑफ हीलियम इन एक्साइटेड स्टेट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो एक इलेक्ट्रॉन तो भैया रह जाएगा फर्स्ट के अंदर ही और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, मैंने माना
एक लेवल ऊपर चला गया। धीरे धीरे सीढ़ियाँ पौड़ी पौड़ी चढ़ते चलो तो सीढ़ियाँ धीरे धीरे करके एक एक करके इलेक्ट्रॉन चढ़ता जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन चढ़कर ऊपर जस्ट ऊपर वाले लेवल के अंदर चला गया। तो अब एनर्जी क्या रहेगी एक्साइटेड स्टेट की, यहाँ मैं इसको Eg ग्राउंड लिख देती हूँ, इसको मैं एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लिख देती हूँ -13.6 × 4/1 -13.6 × 4 डिवाइडेड बाय 4। एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, सो 4 को काट देगा। N2 = 2 रहेगा। बेसिकली यहाँ पर स्क्वायर रहता है, n का स्क्वायर ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाती है 68 के आसपास आ जाती है। यू कैन कैलकुलेट द सेम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या बात है, ये तो सारी कहानी थी कि जब हम कूलम्स इंटरैक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट व्हेन वी इनकॉर्पोरेट कूलम्स इंटरैक्शन देन एनर्जीज ऑफ द लेवल्स विल बी चेंज्ड, और लेवल्स जो हो जाएंगे वो स्प्लिटिंग हो जाएगी उन लेवल्स की। और वो जो स्प्लिटिंग है कुछ किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में ये सारी डिस्कशन की कैसे स्प्लिटिंग होती है इसको डिस्कस किया है, आप लोग वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है कुछ इस तरीके से जा रही है। आप लोग मानिए कि ये वाला है 1s2, यहाँ पर n1 = 1 है, n2 = अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की ही बात करूँ तो n2 = 2 है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स लेकिन इसके अंदर 1 ही रहेगा, 1s2 दोनों ही इसके अंदर ही प्रेजेंट है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि कोई कूलम्स इंटरैक्शन नहीं है, लेकिन इनकी एनर्जी जैसे ही हम कपलिंग कंसीडर करेंगे, जैसे ही हम इनके अंदर कूलम्स इंटरैक्शन कंसीडर करेंगे, तो थोड़ा सा एनर्जी में हाइक जो है वो आ जाएगा। सो दिस विल बी लिटिल बिट रेज्ड हेयर। लेकिन यहाँ पर कोई सिंगलेट ट्रिपलेट वाली कहानी नहीं है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्टेट के अंदर प्रेजेंट हैं। सो वी हैव ओनली सिंगलेट स्टेट ऑफ हीलियम। अब बात आती है एक्साइटेड स्टेट की, कि अगले एक्साइटेड स्टेट्स आगे आगे चली जाती हैं। तो मान लीजिए n1 = 1 है एंड n2 = 2 है। अभी n = 1, n2 = 2, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। सेकंड शेल के अंदर देयर आर 2 ऑर्बिटल्स, s भी होता है, p भी होता है। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ये हो सकता है कि 1s 2s रहे कन्फिग्रेशन, ये हो सकता है 1s 2p रहे हो। हमें पता है p ऑर्बिटल लाइज हायर इन एनर्जी एज कंपेयर टू s ऑर्बिटल। और इसके अंदर भी हमें पता है 2 स्टेट्स जाएंगे, सिंगलेट ट्रिपलेट। दोनों सेम स्टेट में भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट स्टेट्स में भी हो सकते हैं। दे कैन बी कैरिंग पैरेलल स्पिन्स एंड दे कैन बी कैरिंग एंटी पैरेलल स्पिन्स। सो सिंगलेट एंड ट्रिपलेट की कहानी यहाँ भी वैसी ही रहेगी जब हम कूलम्स इंटरैक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हीलियम एटम इन केस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ कूलम्स इंटरैक्शन। इसके बाद हमें स्पेक्ट्रल टर्म्स की बात करनी होती है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर जो स्पेक्ट्रल टर्म्स आती हैं बाय कंसीडरिंग एलएस कपलिंग, दैट इज 1s0, वो भी सिंगलेट स्टेट रहती है। एक्साइटेड स्टेट्स जो जाती हैं वो 1s ns हो सकती है, 1s np हो सकती है, 1s nd हो सकती है। जब आप एलएस कपलिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ से जो आपको स्टेट्स मिलेंगी इन दिस 1s0 इट विल बी द सिंगलेट स्टेट, और जो ट्रिपलेट स्टेट मिलेगी दैट विल बी s आएगा यहाँ पर 3s1, कैपिटल s होता है ये। दीज आर सिंगलेट स्टेट्स एंड दीज आर ट्रिपलेट स्टेट्स। अब 1s अगर np है तो यहाँ पर आ जाएगा 1p1, और जो ट्रिपलेट स्टेट्स रहेंगी दैट विल बी 3p2 1 एंड 0। अब जब 1s nd है कि इलेक्ट्रॉन एक s ऑर्बिटल में ही रहा और दूसरा कहाँ पर चला गया d के अंदर, तो यहाँ आ जाएगा 1d2 और इधर ट्रिपलेट स्टेट्स आ जाएंगी 3 2 एंड 1। और इसी तरीके से कहानी आगे 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 बढ़ती चली जाएगी। बहुत डिटेल में कैसे ये स्टेट्स आई, किस तरीके से एलएस कपलिंग को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में बहुत थॉरोली ये समझा रखा है। और जो डायग्राम है इसकी स्पेक्ट्रम की, वो डायग्राम भी वहाँ पर शो की हुई है कि किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है और स्पेक्ट्रल लाइन्स जो होती हैं हीलियम के अंदर किस तरीके से ओरिजिनेट होती हैं। और ये जो सिंगलेट होता है, सिंगलेट वाला जो हीलियम रहता है इसको हम बोलते हैं पैरा
हीलियम, जहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एंटी पैरेलल स्पिन रहती है, इकट्ठे रहते हैं एंटी पैरेलल स्पिन लेकर, और जो ट्रिपलेट स्टेट वाला हीलियम रहता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो हीलियम। सो पैरा हीलियम की जो स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस किया गया है, और जो ऑर्थो हीलियम की जो स्पेक्ट्रल डिटेल्स हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस किया गया है उस वीडियो में, आप वहाँ उसको देख सकते हैं। याद रखने का तरीका क्या रहता है, सिंगलेट है तो हमें पता है मल्टीप्लिसिटी जिसको हम 2s + 1 से लेते हैं वो 1 1 1 आ जाती है, ट्रिपलेट के अंदर 3 3 3 आ जाती है, s है तो यहाँ पर s, p है तो p, d है तो d एक्साइटेड, और यहाँ 0 से शुरू होती है, 0 1 2 रहेगा ये सबस्क्रिप्ट, और यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है तो, और यहाँ पर अगला 2 आ जाएगा, 2 से शुरू होकर 2 1 0, और उससे अगला 3 आ जाएगा 3 2 1। सो इन दिस हायरार्की अगला अगर f रहेगा तो यहाँ पर 1f 3, और यहाँ पर 3f 4 3 2, तो आपको ये 3 2 एंड यहाँ पर 3 से 2 जो था ये तो 3 ही रहेगा, 3 2 1 है तो यहाँ पर 4 3 एंड 2। इसी तरीके से आगे 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 कहानी में हम बढ़ते चले जाएंगे और इसको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। सो यू कैन ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम एंड आई मस्ट से कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको रेडीमेड नोट्स भी मिलेंगे कि किस तरीके से थॉरो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम। थैंक यू सो मच।